अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है आज सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट एंड ऑर्डर रिव्यू एक्ट का जो केस था उसमें आज फैसला महफूज हो गया है। सच्ची बताऊं बड़ा ही बोरिंग सा आज भी दिन था। अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़े एकेडमिक दलाइल दिए। दलाइल उनके बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी उन्होंने तैयारी भी की हुई थी। यहाँ तक कि जो उनके मुखालिफ वकील हैं जो PTI के अली ज़फ़र साहब, उन्होंने भी कहा कि अटॉर्नी जनरल को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने पेशे के साथ इंसाफ किया और बहुत अच्छे दलाइल दिए हैं। लेकिन बात यह है कि आज आप खुद लगा लीजिए कि ये इतना एकेडमिक केस है कि जजेस भी बार बार मौजूद सुमरता बंदियाल साहब भी अब्बासियाँ ले रहे थे, दीगर जजेस भी, और जिस तरह सहाफ़ी कोई ख़ास नोट्स नहीं ले रहे थे केस के, तो जजेस की भी कुछ इसी किस्म की हालत थी कि एंड में मौजूद सुमरता बंदियाल साहब ने समाअत को कंक्लूड करते हुए कहा कि जो वकला है वो अपनी कंटेंशंस फ्री कैन हमें इन राइटिंग भी दे दें ताकि हमें उनको पढ़ के आसानी हो फ़ैसला लिखने में। हो सकता है हम यहाँ पर ज़्यादा नोट्स ना ले सकें हों, तो ये इस किस्म की थी। लेकिन चीज़ ये है कि मैं इमरान वसीम साहब से इस पर बात करूँगा क्योंकि मुख्तसर हम बात करेंगे, लेकिन फिर असल बात जो होगी वो हम आएंगे उसके बाद कि इमरान खान साहब क्यों अभी तक आज़ाद फिर रहे हैं जबकि उनकी पूरी पार्टी को एक दफ़ा अंदर डाला गया, अंदर से ड्राई क्लीन करके निकाला गया और निकाल के जहांगीर तरीन साहब की जेब में डाला गया, लेकिन खान साहब बस। तो लेकिन चले इमरान वसीम साहब, ये आज जो अंदर जो दलाइल हुए, इलेक्शन कमीशन के वकील को आज भी नहीं बात करने दी गई, लेकिन क्या आपको केस में नज़र आई इसमें भी आपको कोई ब्लैक लॉ डिक्शनरी इतनी रेलिवेंट नज़र आ रही? माज़र के साथ असद भाई आज लगता है कि आपके इस केस में दिलचस्पी कम है, तो ये मुझे लगता है सारी डिटेल मुझे ही बतानी पड़ेंगी। लेकिन दो बातें बड़ी अहम हैं। एक आप देखें कि जो दरख्वास्त गुजारान थे जिन्होंने इस कानून को चैलेंज किया था, वो आज भी उनके पास बोलने के लिए दलाइल नहीं थे। वो आज बग़ैर दलाइल दिए केस का फ़ैसला महफूज करवा के गए हैं, ये कहते हुए कि ये जो PTI इस केस में आके फ़रीक बनी है ना, अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए हैं, बस हमारे वही दलाइल हैं, उसी पे आप गुजारा कर लें, गुजर बसर कर लें और कानून को कलअदम करार दे दें। यानी जो बंदा बाद में आया है ना आता तो फिर वैसे तो आना ही आना था। बाज़ाहिर तो लगता है कि प्लानिंग PTI के लॉयर फोरम की यही थी कि पहले अपने जो वकला हैं जो अपने लॉयर विंग से ताल्लुक़ रखते हैं उनके ज़रिए पटिशन्स करवाई जाएँ, फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें बतौर सियासी जमात जाके फ़रीक बने और इस तरीके से PTI जो है वो हाइड हो जाएगी और सामने जो है वकला जो कहेंगे हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, अदलिया की आज़ादी पे कदगन लगाई, तो लिहाजा ये हमारा केस उनके कानून को कलअदम करार दें। तो वो वकला मैं थोड़ा सा इसको व्यूवर्स के लिए एक्सप्लेन कर दूं। जो इमरान वसीम साहब ये कह रहे हैं कि वो चीज़ ये है कि जो एक्चुअल पटिशनर्स थे, ठीक है, उनके पास उन्होंने सिर्फ पटिशन करके केस टेकअप करवाया, अपने पास उनके पास कोई दलाइल नहीं थे। फिर बाद में अली ज़फ़र साहब फ्रीक बन गए इस केस में, और फिर फ्रीक बन के उन्होंने जो दलाइल दिए तो पटिशनर्स जिनको पता ही नहीं था कि ये केस है क्या, लेकिन हमने तो सिर्फ पटिशन करनी थी, उन्होंने बाद में कहा हाँ जो अली ज़फ़र कह रहे हैं ना बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, हम इनके दलाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं। बात और भी हुई है ना आज, ये बात भी ऐड कर लें कि अली ज़फ़र साहब को तो बगैर जो है वो अभी पटिशनर नहीं थे केस में, पार्टी नहीं थे, वो उनसे नहीं कहा, उनसे बात कर लूँ को उनसे नहीं पूछा गया कि आपका लोकल स्टैंड आई क्या है। लेकिन आज सजील सवाती जो इलेक्शन कमीशन के वकील खड़े हुए तो उनको कहा जी कि आपका लोकल स्टैंड आई क्या है जी, आप तो फ्री की नहीं, आप बैठ जाए, आपको नहीं सुनना। उन्होंने फिर इंसिस्ट किया, बार बार इंसिस्ट किया। उन्होंने कहा पहले 10 मिनट कहा 10 मिनट सुन लें, फिर उन्होंने कहा 5 मिनट सुन लें, तो उनको इजाज़त नहीं मिली। फिर एंड में इस बात पर फैसला हुआ कि उन्होंने कहा जी कि आप तहरीरी मारूज़ात अपनी जमा करा दें तो हम उनको देख लेंगे। यानी उसके लिए और भी आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, और अली ज़फ़र साहब क्योंकि उनको पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, क्योंकि उस टाइम वो पार्टी नहीं थी, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल नहीं की थी, उनको 15 मिनट सुना था अदालत में। हाँ जी, वो सारी बात है, वो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इंसाफ के लिए अदालत बैठी हुई है। प्लीज़ असद साहब आपकी ना, मैं तो बहुत ही मुझे ये जो आप इस पे गुस्सा कर रहे हैं मैं भी करूँगा। हाँ प्लीज़, मतलब बात तो देखिए क्या कर रहे हैं यार, लॉजिक वाली बात करें। भाई आप PTI की बात करें कि उनका लोकल स्टैंड है क्या है, उनका हक दावा क्या बनता है यार। अगर वो उनका हक दावा ना बनता, अली ज़फ़र साहब दलाइल ना देते, तो बाकी जो पटिशनर थे वो किसके आर्गूमेंट अडॉप्ट करते? उनके पल्ले क्या था? पल्ले तो फिर जो बात हो रही होती है ना, फिर टोका ना करें, वो आपकी गाइडलाइन के लिए होती है, आपको गाइड करने के लिए होती है। अभी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने के, लेकिन आपको दूसरा पॉइंट बताऊंगा, बाकी फिर अब मैं, क्योंकि आप किसी और खबर पे जा रहे हैं। दूसरा ये है, नवाज शरीफ को जब पनामा का मुकदमा सुना गया ना,
तो JIT बन गई, सब कुछ हो गया, 3-2 से पहले फैसला आ गया, 3 को बेंच बैठ गया, JIT की रिपोर्ट भी आ गई, नवाज शरीफ की नाअहली नहीं हो रही थी, सबूत तो निकले नहीं JIT में, वो तो फिर चले नैब को भेज दिया भी आप रेफरेंस दायर कर दें। फिर वो तशरीह एक करनी पड़ी कि ये जो रिसीवेबल हैं, जो बेटे से तनख्वाह नहीं ली, जो कि उसको बनाना था कि ये उसके एसेट बनते हैं, तो उसके लिए फिर ब्लैक लॉ डिक्शनरी मंगवाई गई थी। जो चीज़ नहीं मिली वो भी आपका एसेट है। वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी मंगवाई गई थी। तो उस ब्लैक लॉ डिक्शनरी के जरिए कहा गया कि चूंकि ये पैसे इन्होंने लेने थे लेकिन नहीं लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिसीवेबल हैं, तो लिहाजा ये इनको जाहिर करने चाहिए थे। ऐसे ही असद भाई इसकी बात को अगर हम मान लेना, कल को हसन अय्यूब साहब माशाल्लाह वसाइल वाले भी हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर रखा है, इलेक्शन लड़े ना, कोई इलेक्शन लड़े, और माशाल्लाह इनका दिल भी बड़ा खुला है। इन्होंने कई लोगों को पैसे दिए होंगे, पैसे इनके खा गए होंगे लोग। तो कोई अगर ये इलेक्शन लड़ने के लिए जाए ना, तो कोई भी बंदा जिसने पैसे खाए होंगे वो जाके इनके खिलाफ केस कर सकता है कि ये इसने पैसे जो मैंने इनके देने थे ये इन्होंने असासों में जाहिर नहीं किया अपने गोशवारों में, तो लिहाजा मैं तो इनका मकरूज हूँ, पैसे मैंने इनके देने हैं जो कि मैंने नहीं देने, तो लिहाजा इनको डिस्क्वालीफाई कर दें, ये इलेक्शन नहीं लड़ पाए। इनका एसेट मेरे पास है, इन्होंने जाहिर नहीं किया, ये फारिग हो जाएंगे। तो आज ये जो नजरसानी के ऊपर बहस होती रही कि नजरसानी अपील एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये है फलां है, तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अंदर अपील की जो मीनिंग बताए गए हैं वो भी रिव्यू बताए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे जो नजरसानी करती है वो अपील होती है। अब देखते हैं कि इस केस में इस कानून को कलअदम करार देने के लिए या इस कानून को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ब्लैक लॉ डिक्शनरी का जिक्र आता है, ये नहीं आता, या फिर वो नवाज शरीफ के केस के लिए खास तौर पे जो है मंगवाई गई थी मार्केट में। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अगर तो सुपारी मिली हुई थी नवाज शरीफ की गर्दन सियासी तौर पर उतारने की, तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल दी हमने, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो निकालना था ना हमने। यार क्या सुपारी वाली क्या बात है, अब इसको आप एक्सप्लेन करें, सुपारी वाली बात बताएं। मतलब कहीं से मिली हुई थी ना, आपको पता है उस वक्त कौन एक्टिव था, जनरल फैज़ हमीद कहाँ पे जाके उन्होंने बिलावल तो नहीं जाके कहा था जिस शौकत सिद्दीकी को कि हमारी 2 साल की मेहनत ना ज़ाया कर दें, तो 2 साल वो कहाँ पर मेहनत कर रहे थे, वो कोई नेट प्रैक्टिस कर रहे थे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। 2016-17 में सुपारी की बात कर रहे हैं जी, हालांकि हसन अय्यूब साहब ट्रक की बात करते हैं। नहीं, वो बाद में सुपारी फिर ट्रक में बदल गई, फिर तो वो ट्रक पे सुपारी का ट्रक अच्छा वो हो गया। तो अच्छा ये लाइटर नोट में बात है, बिल्कुल सारी बात है। मैं तो आपको पता, मैं तो सबसे ज़्यादा इन जजेस का एहतराम मैं ही करता हूँ। जनरल फैज़ हमीद साहब जो है ना, वो DGC भी रहे और DGI भी रहे जी। तो उनका जो पता ऑपरेशंस का तरीकाकार क्या था, उनका तरीकाकार जो होता था कि वो बुलाते थे किसी को, कहते ये पैसे हैं ये काम करें, और वो कहते थे कि ये पैसे हैं ये काम कर दो, इस काम के लिए कितने पैसे दरकार होंगे ये नहीं पूछते थे। यानी सपोजिटली 5 लाख वो खुद इन्होंने तय करके रखा था, बस पैसे दे दिए। यानी सपोजिटली एक काम जो है उन्होंने अपने किसी को बंदे को बुलाया, उसको कहा जी ये 1 करोड़ पे है ये काम कर दो, काम चाहे 2 लाख में हो जाए, ठीक है, 18 लाख वो जेब में डाल ले, उससे वो वापस पैसे नहीं पूछते थे कि पैसे किधर के हैं। अब दूसरी साइड पर वो कहते थे कि इस तरह फिर वो काम रोटेशन में बदलते भी थे, तो हर बंदा मुंतज़िर होता था कि हमें वो काम दें, इसलिए उनका जो सक्सेस रेट था वो बहुत ज़्यादा होता था। सरकारी पैसा, ऐसे का पैसा, कोई इसका ऑडिट नहीं है, सरकार का पैसा नहीं होता था, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। और वो पैसा जनाब वो जो है ना सीधा जो है वो दे देते थे। यानी कि उनके दौर में मुख्तलिफ ISI के अफसरान भी खूब मालो माल हुए जी, बहुत से उनके जो नीचे जो ब्लू आइड थे उनके वो बहुत माला माल हुए, उन्होंने बड़े एफिशिएंसी भी दिखाता था हर बंदा, और हर बंदा मुंतज़िर होता था कि अगला काम मुझे कब मिलेगा। यानी ये फ़र्क था, और जो अभी है वो टेक्स्ट बुक के थ्रू चलते हैं, तो ये फ़र्क है। यानी पिछली जो ISI में जो बतौर चीफ या बतौर DGC काम करते रहे जनरल फैज़ हमीद साहब, तो वो इस तरीके से उनका सक्सेस रेट होता था। तो फिर यहाँ पर भी बाकी अदालतों में भी वो जाते थे, वो जिस तरीके से वो कहते थे ही वॉज अ डूअर, वो डूअर इस तरीके से था कि वो कहते थे कि भाई जितना पैसा लगना है पैसा लगाओ, डंडा चलना है डंडा चलाओ, जो कुछ करना है करो, सक्सेस चाहिए मुझे। दैट्स हाउ वो अपनी चीज़ को जो है अपने काम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाते थे। किसी को सेनेटर को उठाना है तो उठाओ, वो जो भी करना है करो, पैसों से खरीदना, पैसों से खरीदना है पैसों से खरीदो, ये काम करता था वो। ठीक, तो वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी बात की है हसन अय्यूब साहब ने कि जनरल फैज़ हमीद, ये कोई छोटी बात नहीं है, वो बतौर DGI और DGC जब वो थे तो वो अफसरान को पैसे देते थे कि ये काम करवाओ। वो अफसरान उसमें से अगर करोड़ का काम दिया गया है फंड, तो उसमें से वो 10 लाख में काम करवा लेते होंगे, तो 90 लाख अपनी जेब में डाल लेते थे। ठीक है, ये दिस इज़ लाइक एक बहुत सीरियस चार्ज है। तो अच्छा, लेकिन हसन अय्यूब साहब उन्हीं जनरल फैज़ हमीद के एक और ब्लू आइड भी थे जो बाद में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी बनवाए, और फिर वो उन प्राइम मिनिस्टर के खुद ब्लू आइड बन गए बतौर DGI। तो वो उनकी एक जमात थी PTI, बल्कि अभी भी है,
उसके तमाम लोगों को आप लोगों ने जेल में फेंकवाया, जेल से प्रेस निकलवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के जहांगीर तरीन कैंप में डलवाया, ठीक है। लेकिन जिस शख्स की वजह से वो जेल में गए, जो इल्ज़ाम है कि इन्होंने वो 9 मई करवाया और ये पिछले 1 साल से फ़ौज के ख़िलाफ़ इंस्टिगेट कर रहे थे, लोगों को इंसाइट कर रहे थे, वो तो आज़ाद हैं, आज भी आए हैं, सारी बेल चल लेके चले गए हैं। ये क्या है? वजह ये धारा है, वही ये धारा है कि अभी उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, 16 सितंबर तक नहीं करेंगे, 16 सितंबर तक वो अरेस्ट नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि गो कि इनका सीज़ फायर हुआ है, जो इतलात मिल रही हैं, गैर मुसद्दका कह दें या नीम मुसद्दका इतलात कह दें कि वो मिल रही हैं कि सीज़ फायर एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट का और इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का किसी तरीके से हो चुका है। सादा लफ्ज़ों में चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब के धड़े का और लेकिन फौजी इस्टेब्लिशमेंट का इनका सीज़ फायर है कि जी ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो अब टाइम थोड़ा रह गया है, तो हमें वक्त गुजारने दें, बाइज़्ज़त तरीके से घर से हम जो है वो घर चले जाएं, तो कोई ना आप महाजराई करें, ज़्यादा आगे बढ़ें, ना हम बढ़ें। तो इस तरह की कोई बातचीत जो है वो किस लेवल पर हुई है, क्या हुई है, मुझे पास 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सुनी बात मतलब सुनने में आ रही है। यदि मैं इस पर 100% स्टैंड नहीं ले रहा कि मेरी खबर है ये, लेकिन ये बात जो है वो जो तासुर दिया जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों ने मतलब 2-3 से ज़ायद लोगों ने ये बात की है मेरे साथ। अच्छा, लेकिन जहाँ तक उस वजह से, लेकिन इवन देन एक सीज़ फायर या वाइट फ्लैग एक दूसरे को सामने कर देना एक अलग बात होती है, और एक दूसरे पर एतमाद करना या एक दूसरे पर जो है ना वो करना, वो अभी तक नहीं है। तो लिहाजा इमरान खान साहब को जो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की रिटायरमेंट तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। इमरान भाई इस पे हाँ, मैं इस पे एक कमेंट इमरान से भी ले लूँ, फिर मैं आपसे इससे एक नेक्स्ट पॉइंट पे भी आऊँगा। इमरान जी, जो हसन अयूब साहब जो बात कर रहे हैं, क्या आपको जो अदालत का माहौल है उसमें ये नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा सीज़ फायर है कि अदालत अब कह रही है कि बस ठीक है, हम उससे आगे मत जाएं? देखें अफसद, ये हमारे हसन जो बात कर रहे हैं ना, वो ख़ुद भी इस हवाले से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, शहर इक़्तिदार में ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। मतलब मैंने पूछा कि आपको कुछ ऐसा तासुर मिल रहा है अदालत के? मैं जो अपने हद तक बात करूं, मैंने जब कुछ दोस्तों से पूछा कि ये ईद से पहले बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, 3-4 केसेस में इमरान खान को नोटिस कर दिया गया है, उनकी तलबी का समन किया गया है, उन्हें कहा गया है कि आप आएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम ईद उल बकर से पहले इसका फ़ैसला कर देंगे, तो ईद उल अज़हा से पहले इसका फ़ैसला कर देंगे। तो मैंने फिर अपने जो दोस्त हैं, जो आप कह लें कि इदारों के साथ जो अटैच हैं, उनसे जब हमने जानने की कोशिश की भाई ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ हो सकता है, उन्होंने कहा जी हम कंफर्म तो आपको कुछ नहीं कह सकते, हाँ ईद से पहले कुछ हो सकता है। अब क्या हो सकता है ये उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कुछ भी हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, ईद से पहले हो जाएगा। ये अपना हसन बात कर रहे हैं कि सितंबर तक की, तो ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं। अब मैं भी इसको कंफर्म नहीं किया अपने व्लॉग में, मैंने कहा कि ये हमें बताया गया, जिस तरह से ये बता रहे हैं। ये बात मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि सितंबर से पहले इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे। आप और बात कर रहे हैं, मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की मुद्दत मुलाजमत के अंदर दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नहीं, ये बात मैं आप ये बात कह रहे हैं, नहीं कह रहे हसन? मैं और बात, दो बातें हैं यहाँ पे, 2 बातें हो रही हैं। एक आपने बात की वो वाइट फ्लैग वाली, आपने वाइट फ्लैग पे कहा कि वो कंफर्मेशन नहीं, मैं उसी तनाज़ुर में बात करके फिर अपनी उसी पैरा में बात कर रहा हूँ कि जो हसन ने बात की है, इस तरह की बातें होती हैं। आप कंफर्म है अपनी खबर के हवाले से कि 14 से पहले नहीं गिरफ्तार किया जाए, 16 सितंबर से पहले, लेकिन मैंने कहा कि ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं बाज़ औक़ात। मतलब मेरे पास नॉलेज नहीं है इस हवाले से, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ मैंने शेयर की कि मुझे ये बताया गया कि इससे पहले कुछ हो सकता है, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो मैंने अपने जो नाज़रीन हैं उनको भी कन्फर्म नहीं किया, लेकिन जो चहमगोइयाँ, जो सरगोशियाँ, जो शहर इक़्तिदार में अफवाहें, वो फिर हम शेयर कर देते हैं कि ये। अब देखें आदिल राजा की जो पहले गिरफ्तारी की खबर आई, क्या चली, पहले ये खबर चली चैनल के ऊपर कि आदिल राजा की गिरफ्तारी की इतलात, यही चलती रही ना, कंफर्म नहीं थी, लेकिन टीवी पे खबर चली कि ऐसी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे दिन जाके वो खबर क्लियर हुई। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, जो अनकन्फर्म होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ हसन साहब, आपने एक तो चीज़ क्लियर की कि वो 16 सितंबर तक नहीं गिरफ्तार होते, तो जाहिर बात है उन्होंने गिरफ्तार भी होना है, डिस्क्वालीफाई भी होना है, ये तो सबको आइडिया है। कन्विक्शन से डिस्क्वालीफाई होंगे, तो वो कन्विक्शन भी क्या 16 सितंबर के बाद तक के लिए छोड़ दी गई है? डेफिनेटली। अच्छा, वो भी 16 सितंबर से बाद में होगी, क्योंकि कन्विक्शन पहले भी अगर हो जाए, यानी कन्विक्शन, देखिए कन्विक्शन होगी तो अरेस्ट हो जाएंगे ना, फिर तो जेल चले जाएंगे, फिर तो सज़ा हो जाती है, तो वो ट्रायल कंप्लीट होना है। तो ट्रायल कंप्लीट करने के लिए उसका एक ड्यू प्रोसेस है,
ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका हुआ है, पॉज किया हुआ है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो फैसला उसका होगा, वहाँ से डिसीजन आएगा तो फिर ट्रायल शुरू होगा। ज़ाहिर बात है जो स्टे है वो विड्रॉ होना ही होना है। जो चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं उनके ऊपर वो रहेंगे। जब वो उनको लेके गए थे ना वहाँ पर पुलिस लाइन में, तो वहाँ पर उन पर फर्दर जुमायद हुई थी ना, तो वो फर्दर चार्जेस तो फ्रेम हो चुके हैं उनके ऊपर। अब तो मैक्सिमम महीना या सवा महीना लगता है, 6 हफ्ते रिक्वायर्ड है उसके लिए ट्रायल को कंप्लीट होने में। और डे टू डे उसकी हियरिंग होती है, आपको पता है। उसमें हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर नहीं होती। तो वो जो अताउल्लाह खान ईसा खलीफी का गाना था ना, अच्छे दिन आए हैं, तो वो उसको अपोजिट कर लें। अब बुरे दिन आ गए हैं इमरान खान के। इमरान खान साहब के दिन जो है हर गुजरता दिन उनके लिए मुश्किलात भी बढ़ाएगा। और मज़े की बात यह है कि उनका जो वोट बैंक है वो भी श्रिंक हो गया, और सोशल मीडिया पर जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो भी गायब हो गए हैं। यानी इवन के जो बाहर के मुल्कों में भी थे ना उनके एक्टिविस्ट से जो पीटीआई के, वो भी काफ़ी जो है ना वो बैकफुट पर आ चुके हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उनके जो पासपोर्ट्स हैं, उनकी जो यहाँ पर आईडीज़ हैं, वो ट्रेस करके कई लोग ऐसे वीज़ों के ऊपर हैं वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं, उनके पासपोर्ट मनसूख हो सकते हैं। किसी के पास जो है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है तो वो उनका मनसूख होने का उनको डर है। तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से रूट्स उनकी कट जाएंगी। फिर उनकी फैमिलीज़ जहाँ पर हैं, उन्होंने आना जाना जो कुछ भी होता है, तो इस वजह से अब जो है वो काफ़ी मोहतात हो चुके हैं। हाँ, काफ़ी अफाका है, मतलब काफ़ी अफाका है जी, काफ़ी आपको नज़र नहीं आ रहा, तमाम व्यूअर्स को नज़र आ रहा है कि काफ़ी तबीयत उनकी हरी भरी हुई भी है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, इस वक्त जो आने वाले दिन हैं, जो 9 मई है, जो पाकिस्तान का 9/11 है, उसकी सख्ती अभी कम नहीं हुई, उसकी सख्ती अभी बढ़नी है। आने वाले दिनों में सख्ती बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। यानी इतनी सख्ती तेज़ होगी कि अभी लोग कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा क्या सख्ती होगी, तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि सख्ती अब देखो कि कैसी सख्ती है। क्योंकि वो इस मरतबा दे आर शोइंग नो मर्सी। क्योंकि अभी अगर उनके साथ छोड़ दिया तो कल लोगों को मज़ीद तकवीत मिलेगी, वो आगे इससे भी बड़ा वो काम कर जाएंगे। लिहाजा दे हैव डिसाइडेड कि एग्जाम्पल सेट की जाएगी, मतलब एक ता क़यामत एक एग्जाम्पल जो है ना वो सेट की जाएगी। अल्लाह ताला इस मुल्क को ता क़यामत कायम रखे। एक तो दुआ ये है। दूसरा ये है कि एक टाइम्स टू कम के लिए जो है एक सिंबल बना दिया जाएगा, निशान इबरत बना दिया जाएगा इन लोगों को, जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की रियासती इदारों के ऊपर हमला किया है। वो किसी सूरत पाकिस्तानी मुहब्बे वतन नहीं है, वो गद्दार है। ठीक है, मैं बहरहाल सॉरी, मैं गद्दार का वर्ड नहीं उनके लिए यूज़ करूँगा। हम सब इख्तलाफ रखते हैं एक दूसरे से, और हो सकता है इस इख्तलाफ में हमें कोई और रास्ता नज़र आता हो आगे बढ़ने का मुल्क के लिए। लेकिन बहरहाल ये हसन ने एक और जो बड़ी खबर दी है वो ये है कि 16 सितंबर तक एक तो उन्होंने कहा था डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान साहब की और जेल जाना, लेकिन जो उन्होंने असल खबर दी है वो ये है कि अब आने वाले दिनों में मज़ीद, इन अदर वर्ड्स, क्रैकडाउन बढ़ेगा, सख्ती बढ़ेगी पीटीआई के ऊपर, और पीटीआई मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी। अब मालूम नहीं, ऑलरेडी इतनी मुश्किलात का शिकार है, इससे बड़ा क्या होने जा रहा है। इट मीन्स कुछ मज़ीद बहुत सख्त होने जा रहा है। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।